प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। मैं प्रयागराज के हड़िया तहसील में हूँ और यहाँ पर मैं ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में लोगों से मिल रहा हूँ और उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ही यूपी का चुनाव होने जा रहा है और हर पार्टी अपनी अपनी बातें कह रही है और ये सच है कि 2017 में जब ये सरकार आई थी तो लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांधी थी, तो वो सरकार उत्तर प्रदेश की लोगों की भावनाओं पे कितनी खरी है, मैं आप लोगों से पूछता हूं और आप लोग बताएंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। शिव प्रसाद मौर्य। हाँ, तो मौर्य जी ये बताइए कि आपके यूपी सरकार में चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य हैं, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो क्या लगता है कि मौर्य समाज के लिए इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। क्या किया है? कुछ नहीं किए। आप संतुष्ट नहीं? नहीं संतुष्ट। और प्रदेश के विकास के बारे में क्या कहेंगे? जो ये इन्होंने 5 साल लगभग सरकार हो गई, इन्होंने कुछ किया? और जो कर रहे हैं वो भी अधूरा छूट रहा है। जब पूरा काम हो तो समझ में आवे कि यहाँ पूरा काम हुआ है। कहीं आधा ले जा रहे हैं, दूर गड्ढे में छोड़ रहे हैं, तो कहीं कहाँ छोड़ रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी होती है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है। हाँ। ये सरकार ये कहती है कि हमारे शासन में सबका विकास हो रहा है, जन जन का विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा है। गांव में देखिए, अभी एक तरफ से आप सर्वेक्षण करें तो कोई पता चलेगा कि किसका विकास हुआ है, किसका नहीं विकास हुआ है। अभी ये जो किसान निधि दे रहे हैं, जिसके बोल रहे हैं जिसके पास ज़मीन है उनको दे रहे हैं, और यहाँ तो देखो घर घर को दे रहे हैं। ये कोई नियम थोड़ी है। अच्छा, ये तो अच्छा, एक समस्या मैंने ग्रामीण अंचल में पूरे उत्तर प्रदेश में सुनने में आया है, देखा है कि लोग पशुओं की समस्या से बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान है। खेती की जो है न देखो तो साला पूरा खा जाते हैं। ये योगी के जो बछुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार वापस आएगी या किसी और को चांस मिलना चाहिए? ये तो भाई मतदाता के ऊपर है। जिसका निगाह जिधर जाएगा उधर वोट देंगे। हम तो पक्का कांग्रेसी है, हम क्या बताएं। अच्छा, तो आप जो है कांग्रेस को पसंद करते हैं? हम कांग्रेस को पसंद करते हैं। अच्छा, तो आप कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं? क्या ऐसी खास बात है? ऐसा है, उनके राज में सब स्वतंत्र था। भले घुसखोरी होती थी लेकिन सब आदमी संतुष्ट रहा, कहीं भी रहता था, कमा खा लेता था। आज इन्होंने जीएसटी ला दिया, कंपनियों ने बिल नहीं दे रहे हैं। कैसे बिल नहीं दे रहे हैं? पहले जो है टैक्स था, सब 4% टैक्स भर के माल उठा लेते थे। आज जीएसटी पे वो लोग बिल ही नहीं दे रहे हैं। आदमी उसमें बेकारी हो गई कि नहीं हो गई? कितने आदमी बेकार हो गए। अच्छा सर, एक चीज़ और, आप मुझे तजुर्बेकार और अनुभवी लग रहे हैं। ये मोदी सरकार जो सरकारी संस्थाओं को, जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट है, जीएसटी लगा तो पेट्रोल और डीजल पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? आज पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगा दे तो पेट्रोल डीजल आज सस्ता हो जाए। क्यों नहीं लगा रहे हैं ये लोग? तो ये जो सरकार प्राइवेट की तरफ ले जा रही है, तो इसके बारे में क्या? ये तो गड्ढे में ढकेल रहे हैं ना। वो तो सभी चीज़ दे रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं। और प्रदेश के नौजवानों से क्या कहेंगे जो बेरोजगारी बढ़ गई है? बेरोजगारी ये तो खुद ही कह रहे हैं ना कि पकौड़ा बेचो। अच्छा सर, पकौड़ा बेचने से बेरोजगारी जाएगी? नहीं जाएगी। कितने आदमी पकौड़ा बेचेंगे और कितने खाने वाले निकलेंगे देहात में?
किसके जेब में पैसा डाला है कि खाएंगे वो डेली। हाँ, नाम मेरा मोहम्मद अजीज, संग्रह अमीन, तहसील फूलपुर, निवास देवा धनुपुर हंडिया प्रयागराज। दिक्कत यह है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकार कोई भी हो, विपक्ष में कुछ आदमी बोल सकते हैं, मुझे बोलने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी हर महीने पेमेंट मिलता है, इसलिए सरकार के विषय में बोलने का मुझे कोई बहुत चलिए, हाँ चलिए, ठीक है। जी सर, हमारा नाम आसू मिश्रा है और ये जो योगी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं, इनका सभी कार्य अच्छा रहा है अभी तक, लेकिन कहीं कहीं बीच में अब इनके जो सलाहकार हैं अमित जी या फिर और नितिन जी को कह सकते हाँ, हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ को कह सकते हैं, जो सलाहकार हैं, ये लोग मतलब अगर सलाहकार बनाए गए हैं तो सलाहकार किस प्रकार से देते हैं ये नहीं समझ में आता है। जैसे हमारे प्रयागराज में, हाँ, कानपुर की ये क्या कहते हैं रहने वाले विकास दुबे जी 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 जी, उन्हें क्यों मारा गया? हाँ, हम ब्राह्मण है, हमें इसी बात का खेद है और कष्ट है। कर दिया था भाई, उन्हें मारा क्यों गया? सिलेंडर जब उसने कर दिया तो अच्छा, मारना तो भाई तय था, जो इतनी बड़ी वो गलती की थी, वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, कोई भी हो, जात से मतलब नहीं है, लेकिन उसको मारना था। लेकिन उसकी ये गलतियां पूछनी थी कि आपने 7 पुलिस को मारा क्यों? वो सबसे बड़ी सरकार ये गलती की है, जिसके कारण ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र जो हैं वो इस बार सपा की तरह ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा मजबूती के साथ विकास दुबे को मारने के कारण, तो मैं ये मरवाने के नहीं, मैं ये समझूं, अपराध किया था वो अलग की बात नहीं, तो मैं ये समझूं कि ये जो ब्राह्मण वर्ग है अब सपा की ओर बिल्कुल ज्यादा झुका हुआ है। लगभग 50% चली जा चुकी है। अगर कुछ वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई ना, तो इस बार सपा सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, तो आप वो गड़बड़ होती है, हाँ, क्या कहते हैं इसको, सिस्टम, वो अगर गड़बड़ नहीं हुआ तो इस बार सपा सरकार को कोई नहीं रोक पाएगा। कारण केवल यही है, जो विकास दुबे को इन्होंने पीछे से गोली मरवा दिया, ये मेन कारण। आप युवा हैं जी, तो आप ये बताइए कि इस सरकार ने रोजगार की दिशा में कुछ काम किया? रोजगार जो दिया है, जिसको दे रहे हैं वो कर रहा है, वो अलग की बात है। जो मेन मुद्दा है सर, वो यही है जिसके कारण ये सरकार, जिस सरकार को जिन्होंने बनाया है उसी से उनको ही ये सरकार बिल्कुल निगलेक्ट कर दे रही है। ब्राह्मणों को जरा सा भी वर्चस्व नहीं दे रही है अपने सरकार में। ठीक है, विकास दुबे ने अपराध किया था तो उससे पूछना चाहिए कि तुमने पुलिस को क्यों मारा। हो सकता है इसमें योगी जी का हाथ निकल जाता, हो सकता है इसमें राजनाथ सिंह जी का हाथ निकल जाता, हो सकता है इसमें अमित जी का हाथ निकल जाता। हाँ, उसमें कुछ लोगों के नाम आ सकते थे। वांटेड गुंडा था तो वो मतलब इसमें किसी का भी हाथ लग सकता था ना। इसीलिए इस जड़ को मिटाने के लिए उसको गोली मरवा दिया गया है कि ताकि बात आगे न खुले। बात आगे कहाँ से बढ़ेगी? जब वो खत्म हो जाएगा तो बात आगे कहाँ? जब वो सिलेंडर कर दिया तो उसको आप तमाम प्रकार के सजा हैं, कारावाह है, फांसी दे देते, फांसी का डेट देते, पूरा दुनिया जानता कि आज फलाने तारीख को विकास दुबे जी को फांसी लग रही है। हाँ, उसको पीछे से गोली। बाकी हमारी कोई शिकायत नहीं है बीजेपी सरकार से, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। एक और गलत कार्य कर रहा है बीजेपी सरकार, वो गलत कार्य ये कर रहा है, जैसे गल्ला लेने के लिए योग्य हम हैं, हाँ ये हैं वो हैं। पहले क्या था, कांग्रेस के राज्य में, सपा के राज्य में, सपा चाहे यहीं रही हो केवल यूपी में ही, लेकिन जो सिस्टम चलता था पहले क्या था कि ज़रूरतमंद लोगों को राशन मिलती थी और उसका वेरीफाई होता था। अब क्या कर दिया गया है, बफर सिस्टम, सभी को मिले। ये गलत है। जब हमारे यहाँ हो रहा है 5 कुंटल, तो जो जिस गरीब के यहाँ नहीं हो रहा है, अगर हमको 50 किलो मिल रहा है और इसी 50 में से 2-2 किलो उन गरीबों को मिलेगा तो वो गरीब कुछ और विकास करेंगे। हाँ, और किसी का परिवार लंबा रहता है। ठीक है, यूनिट के हिसाब से गल्ला मिलता है, वो सही है, लेकिन फिर भी चल नहीं पाता पूरी तरीके से। तो हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जो ये गल्ला वाला सिस्टम ना, इसका वेरीफाई करवा कर हाँ ज़रूरतमंद को लोगों को दिया जाए। हाँ, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, विजय शंकर पांडे जी। हाँ, देवा का हूँ। देवा के? हाँ। तो आप गांव में ही रहते हैं? हाँ, गांव में ही रहता हूँ। तो इस सरकार के बारे में, जो योगी सरकार है प्रदेश की, इसके कार्यों का आप बताएंगे कि आप संतुष्ट हैं? हाँ, लगभग जो है संतुष्ट हैं, लेकिन ये जो गांव में जानवर, आवारा जानवर घूम रहे हैं, इनसे बहुत नुकसान है।
हम लोग खेती बाड़ी करने वाले आदमी हैं और यहाँ आवारा जानवरों से सब जो है बर्बाद हो जा रहा है। हाँ, तो एक चीज़ आपने परिचय दिया, आप ब्राह्मण वर्ग से हैं, हाँ तो ऐसा आ रहा है प्रदेश में कि योगी के शासन में ब्राह्मणों को तरह तरह से परेशान किया गया या फंसाया गया। और अभी एक भैया थे विकास दुबे के बारे में बता रहे थे, हाँ। और भी तरह से। क्या आप कहाँ तक नहीं, मानते हैं? इसमें उपेक्षित तो हैं, उपेक्षित तो है जो है, ब्राह्मण वर्ग जो है उपेक्षित है इसमें जो है। तो आपको क्या लगता है हाँ। कि ये आपका वर्ग किस तरफ जाएगा, वर्तमान सरकार की तरफ या किसी और के सपोर्ट में जाएगा? अब ज़्यादातर नोटा में जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक सवाल और है, आप किसान हैं, 8 महीने से किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है हाँ। जगह जगह सरकार के विरोध में, आप समर्थन में हैं? नहीं भाई, वो हाई लेवल की बात हो, वहाँ तक हम नहीं जानते जो है। हाँ, वो कैसा है उनका, कैसा प्रदर्शन है। नहीं, हाँ। आप किसानों के साथ हैं? क्या किसान सही उद्देश्य से टिके हुए हैं, ये तो बता सकते हैं आप? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, किसान हो भाई कि उनके साथ तो रहबे करूँगा। किसानों के साथ तो रहूँगा भाई। हाँ। अच्छा, एक ये भी देखने में आ रहा है कि बीएसपी में श्री सत्येंद्र मिश्रा जी हैं, हाँ। वो जो है जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं, हाँ। और अखिलेश जी की पार्टी जो है परशुराम जी की मूर्ति लगवा रही है, वो भी। यार, मूर्ति लगवाने से क्या होगा बताओ भैया, मूर्ति लगवाने से क्या होगा? अरे वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं अरे। कि हम ब्राह्मणों के साथ हैं। अरे तो सब वोट लेने का। तो ये इस तरह के हथकंडे तो लगभग सभी पार्टियां करती लुभा रही हैं। हाँ हाँ हाँ, सारी पार्टियां एक जैसी। अच्छा, ठीक, एक जनरल सवाल, आपको क्या लगता है कि ये सरकार वापस आएगी या बदल जाएगी? आपका जो है, बाकी और नहीं, आप कहाँ दे रहे हैं, नोटा तो कह दिया आपने, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये सरकार रहेगी, वापस आएगी या बदल जाएगी? बहुमत में तो नहीं आएगी, बहुमत में तो नहीं आएगी। अब चाहे भले आ जाए, लेकिन पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी। चलिए, धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर मौर्य है, सनाब रामदेव मौर्य, ग्राम लोकापुर, सिरसा चौराहा, हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का निवासी तो हूँ। आप मौर्य समाज से हैं? जी, मौर्य समाज से हैं। तो योगी सरकार में तो आपके डिप्टी सीएम केशव जी हैं और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। जी। आपको क्या लगता है, क्या आप इस बार फिर इस सरकार के साथ हैं? सरकार के साथ तो हम नहीं हैं, बशर्ते है सरकार के कार्यों का जो है ठीक ठाक कर रही है सरकार कार्य, लेकिन हम सरकार के साथ नहीं हैं। ऐसा क्यों? ऐसा खाली जो मौर्य उसमें है इसलिए नहीं हैं हम, जो मौर्य का आप नाम बताए जो, इसलिए हम नहीं हैं उसमें। अगर दूसरे लोगों का नाम बताते तब हम भाजपा के साथ रहते, लेकिन अगर जातिवाद में चलेंगे तो हम इसके साथ नहीं हैं। तो क्या ऐसा है कि जो केशव जी जी या स्वामी प्रसाद जी, क्या इन्होंने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं किया पूरी तरीके से? बिल्कुल नहीं किया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कि खाद के दाम बढ़ गए हैं और बीज के दाम बढ़ गए हैं जी तो इसी मुद्दे पर जी किसान सड़कों पे हैं। जी वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमको महंगी बिजली मिल रही है, महंगा खाद मिल रहा है और सारी चीज़ें। जी तो ये जो है सरकार किसानों को सही समर्थन मूल्य क्यों नहीं देती अनाज का, एमएसपी पर? सरकार को समर्थन मूल्य देना चाहिए, क्योंकि लागत जो है बढ़ी जा रही है। जो सरकार कर रही थी किसानों का हम दुगनी कर देंगे, वो दुगनी नहीं कर पा रही है, बल्कि जो है वो आधी हो जा रही है। जो पहले आए थी उसकी आधी हो गई। हमको लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है इस समय जो किसानी कर रहे हैं। तो
आप किसानों के समर्थन में हैं। हाँ, किसानों के समर्थन में। तो एक चीज चलते चलते और बता दीजिए जी, कि आपको क्या लगता है कि ये योगी सरकार वापसी करेगी या सपा या कोई दूसरी पार्टी आ रही है? देखिए इस बारे में तो हम कुछ नहीं बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि जो है बीजेपी भी अपना कार्य ठीक कर रही है, सपा भी अपने जगह अच्छा कार्य किया है, तो इसलिए जल्दबाजी होगी। अब जैसा जो है समीक्षा होगी उसके अनुसार कार्य होगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। देखिए, मैं रियाज अहमद एडवोकेट, तहसील हटिया में लगभग 32 वर्ष से मैं व्यवसाय में रत हूँ, अधिवक्ता व्यवसाय में। और इस 32 वर्ष के अनुभव में हमने कई सरकारों का आवागमन देखा। निश्चय जानिए कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, उनके चुनावी घोषणा पत्र भी उन्हीं के अनुरूप, अपने नीतियों के अनुरूप वो बनाते हैं, लेकिन उस चुनाव इलेक्शन मैनिफेस्टो का कहाँ तक कितना अनुपालन व्यवहारिक रूप में किया जाता है, तो ये चीज़ें तो चाहे वर्तमान सरकार रही हो या समाजवादियों की सरकार रही हो या बसपाइयों की सरकार रही हो, कोई अपने जो नीति निर्धारित किया या चुनावी घोषणा पत्र में जिन कार्यों को लेकर के जनता के सामने आए, सभी सरकारें सामान्यतया जो है असफल रही है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति तो कहने में नहीं होगी, लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि 33% लोग आज तक भी उनको अपने रोटी, कपड़ा और मकान की पुरजोर व्यवस्था नहीं कर पाते, और उनके बच्चे जो हैं, जिनके हाथों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उनके शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, उनके हाथों को कारीगरी नहीं दी गई, उनको वैज्ञानिक संसाधनों का सहारा नहीं दिया गया, आज वे जस के तस जो है उसी हालत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की जनसंख्या इस समय लगभग 140 अरब के करीब पहुंच रही है, करोड़ पहुंच रही है, और यह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। बिल्कुल। और विकास की दृष्टि से ये अभी ये विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। विकासशील देश। तो विकासशील देश की श्रेणी में तो हम खड़े हैं, लेकिन अभी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीरो ग्राउंड पर, उनको अगर देखा जाए, उनका व्यवहारिक अनुशीलन किया जाए, तो ये लगता है कि ये केवल कागजी बातें रह गई है। व्यवहारिक रूप में हमारे नौजवान जो हैं पढ़ लिख करके बेरोजगारों की पंक्ति में खड़े हुए हैं। आज न उनके सामने कोई रोजी है, न रोजगार है, न कोई संसाधन दिखाई पड़ रहा है। एमए पीएचडी करके लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए परेशान हैं। और तो अब इस शासन में, प्रशासन में हम तो भाई अब पुरानी सरकारों को तो नहीं हम कहेंगे, इसलिए कि प्रश्न तो हमको जो सरकार सत्ता में है उससे करना होगा। जी 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 जी। तो प्रश्न हम इस सरकार से करना चाहते हैं कि आखिर आपने सत्ता, आपको जिस उत्सुकता से जनता ने सौंपा और आपको बम्पर बहुमत दिया, तो आप जनता की व्यवहारिक जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लिया जाए, आज भी पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार जो हैं घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है। हम इतने हमारी दुर्दशा ये हो गई है कि अगर सरकार हमारा भोजन न चलावे तो भोजन चलने वाला नहीं है। हाँ, इस बारे में सरकार दावे करती है कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इनकी चुनावी राजनीति है। राशन तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको काहिल भी बना दे रहे हैं। हम
आप समझिए कि हम कामचोर होते जा रहे हैं। इसलिए कि अभी देखिए किसानों को सरकार जो है बैंक से कर्ज देती है, तो वो अपना कर्ज ले करके और खा पी करके मौज मस्ती करके उसको ख़त्म कर देते हैं। कर्ज ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो कर्ज देने का उद्देश्य या कोई आपात स्थिति ऐसी है तो उसमें तो भाई सरकार जो है इसके लिए हमारा दायित्व तो है, उसके ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए सरकार के ऊपर दायित्व तो है। लेकिन इस तरीके से गेहूं तो चावल आपने दे दिया, हम खाएंगे किससे? गेहूं चावल चबाएंगे हम? हमको उसके साथ दीजिए तो ठीक है, दीजिए आप हमारा, उसको फुल फॉर्म करिए हमारा ना। हम गेहूं दे दिया, आपने चावल दे दिया, हम उस गेहूं चावल को खाएंगे कैसे? ठीक। अच्छा सर, मैं एक अहम सवाल करना चाहता हूं कि यूपी इलेक्शन में अवैसी साहब भी प्रवेश कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका इस इलेक्शन में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ओवैसी जी एक हमारे बहुत ही बेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं और संविधान के जानकार भी हैं, कानून के जानकार हैं। ओवैसी जी के जो उद्देश्य हैं वो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल हैं। ओवैसी जी का ये मानना है कि सबको विकास होना चाहिए, सबको शिक्षा होना चाहिए, सबके लिए नौकरियों का संसाधन होना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, चाहे वो आर्टिकल 21 की बात हो, चाहे अनुच्छेद 14 की बात हो, ये जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे वो बराबर इस चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं पार्लियामेंट में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष जो है सबको समान होना चाहिए। अनुच्छेद 14 की बात किया करते हैं कि स्टेट शैल नो डिनाइल टू एनी पर्सन विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन द इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। वो कहते हैं कि हमारी सरकारें ऐसी होनी चाहिए कि किसी के साथ भेदभाव न करें, विधि के समक्ष जो है समता होनी चाहिए और विधि की सुरक्षा जो है सबको मिलनी चाहिए। जो राष्ट्रवाद और हिंदूवाद को लेके अग्रसित हैं, आक्रोशित हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और हिंदुइज्म ये दो अलग अलग शब्द हैं। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के प्रति हर नागरिक का अपना नैतिक कर्तव्य, ये तो राष्ट्रवाद है। जी जी। चाहे राष्ट्र के ऊपर कोई भी संकट आवे, राष्ट्र के किसी भी नागरिक को कोई परेशानी, चाहे किसी भी जात का हो, समुदाय का हो, वर्ग का हो, सारे लोग सब मिल करके हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक, जो भी इस देश की टेरिटरी में सीमा में रह रहा है, दे आर टोटल सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान जो है ये जो है कोई ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ का न कोई अपना एक अलग धर्म है, न कोई विशेष है। यहाँ संविधान को ऐसी मान्यता दी गई है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये हिंदुस्तान सबका है, सारे नागरिकों को, चाहे किसी भी जात का हो, समुदाय को हो, वर्ग का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा है और सबका योगदान है। हिंदुस्तान जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान जो है, जब अगर यहाँ कोई आपत्ति आएगी तो यहाँ हर घर जो है जलेगा। अगर कोई बम विस्फोट पाकिस्तान करेगा, चाइना करेगा, कोई भी अगर बात आती है तो यहाँ हिंदुस्तान के यहाँ जात बिरादरी वो बम नहीं देखेगा। यहाँ हर व्यक्ति जो है उससे प्रभावित होगा। हाँ, आपसे बातें करके मुझे अच्छा लगा। एक अंतिम सवाल, जो चंद महीनों में ही ये इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या लगता है कि माहौल क्या है? परिस्थितियाँ तो देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश है। हर 5 साल के बाद जनता को अपने अधिकारों का यही सबसे बड़ा मताधिकार है और मतदान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है और इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है आपके पास। हर नागरिक, चाहे वो कंगालपति हो चाहे करोड़पति हो, लेकिन हर व्यक्ति के वोट का जो मत देने का अधिकार है सबको बराबर है और सबके मताधिकार की कीमत भी बराबर है। हमको हमारे संविधान वेत्ताओं ने हमको यही एक अधिकार दिया है कि हम अपने ढंग से अपनी सरकारें चुनें। लेकिन चूँकि बात यह है कि ये देश जो है इस तरीके से यहाँ पर आर्थिक विभाजन हुआ है, सामाजिक विभाजन हुआ है, राजनीतिक विभाजन हुआ है कि अमीर जो है दिनों दिन अमीर होता चला जा रहा है और गरीब जो है इस महंगाई के मार में
दिनों दिन निश्चित वो गरीब होता जा रहा है। तो गरीबी और अमीरी में एक बड़ी लंबी खाई बन गई है। तो गरीब जो है वो मानसिक रूप से भी गरीब हो गया है, गरीब तो है ही है। तो जहाँ तक आपने चुनाव की बात किया, तो चुनाव से तो मेरा अपना निजी मानना है कि चुनाव होगा और चुनाव में लोगों में उत्साह है, लेकिन इस बार ऐसी हमको अपना अलग सोच यह है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलने की संभावना है, क्योंकि चिंगारी जो है लोगों के दिल में दिमाग में सुलग रही है। हो सकता है कि वो अपना कोई एक अलग रूप ले सकती है, लेकिन ये 100% निश्चित है और जिसको मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन जो है प्रजातंत्र की रीढ़ है। परिवर्तन होना चाहिए और ये परिवर्तन में सारे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, क्योंकि एक कहावत है, एक्चुअल रेवोल्यूशन इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। जब तक परिवर्तन में बुद्धिजीवियों का, शिक्षित लोगों का, समाज के जानकार लोगों का, अच्छी बुरी की पहचान करने वाले लोगों का जब तक इसमें अगुवाई नहीं होगी तब तक परिवर्तन जो है संभव नहीं है। और परिवर्तन जो है प्रजातंत्र की रीढ़ है और इससे हमारे प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है, राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। क्योंकि अगर कोई खराब शासन प्रणाली है तो हमको हमारे संविधान वेत्ताओं ने अधिकार दिया है कि दैट शुड बी चेंज्ड, उसको आपको चेंज कर देना चाहिए, यही तो हमारा अधिकार है। और ये जनता में एक ऐसी वेव चल रही है कि जहाँ तक मैंने अपना सामाजिक अध्ययन किया है और लोगों से बातें हो रही हैं कि लोगों में परिवर्तन की करने की उल्लासा जो है पनप रही है। अब कहाँ तक होगा आई कैन नॉट से, कहाँ तक होगा किस आने वाला दिन जो है परिवर्तनशील है, आने वाले समय पता हाँ, ये इस बात का द्योतक है, इस बात की मतलब एक संकेत मिल रहा है कि समाज जो है परिवर्तन चाहता है, राजनीतिक परिवर्तन चाहता है। थैंक यू।